Hello everyone, I welcome you all to this presentation. Today we are going to see what is size separation. So in last lecture we have studied the size reduction, but what happens in size reduction? The size reduction of solid materials never gives the particles of same size, but it will give the particles of varying sizes, that is it distribute in different sizes. Okay, साइज रिडक्शन में हमने क्या किया था, लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया था. ओके, सो वो होता है साइज रिडक्शन. लेकिन साइज रिडक्शन के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकल जिसकी साइज हमने रिड्यूस की हो वो रिड्यूस पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म हो. जैसे कि अगर हमने लार्जर पार्टिकल्स को कोर्सर पार्टिकल्स में उसकी साइज रिड्यूस करनी है तो उस पर हैमरिंग करने के बाद हर एक पार्टिकल कोर्सर ही हमें अचीव हो, ये ज़रूरी नहीं है. तो इसको कोर्सर पार्टिकल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन पार्टिकल्स को कोर्सर पार्टिकल से अलग करना पड़ेगा. मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका साइज सेपरेशन. सो साइज separation is nothing but it is followed by the process और यूनिट ऑपरेशन दैट इज साइज रिडक्शन. पहले साइज रिडक्शन होता है और साइज रिडक्शन को कौन फॉलो करेगा, फिर साइज सेपरेशन. ओके, और साइज सेपरेशन की क्यों ज़रूरत है जब साइज रिडक्शन है हमारे पास, क्योंकि जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तब हमें यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज नहीं मिलती, या फिर साइज रिडक्शन हमें वेरिंग साइजेस के पार्टिकल्स देते हैं. वो डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमें डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स चाहिए क्या, नहीं, हमें यूनिफॉर्म चाहिए. तो टू अचीव द यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज वी हैव टू अंडरगो द यूनिट ऑपरेशन दैट इज नथिंग बट द साइज separation. So in this lecture we are going to see about the basic introduction about the size separation. Now definition wise, size separation is a unit operation that involves the separation of mixture of various size of particles into two or more portion by means of the screening surfaces. Okay, so size separation क्या है, again it is a unit operation. जैसे कि size reduction भी हमारा क्या था, एक unit operation था, लेकिन size separation में हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ पार्टिकल्स. एक मिक्सचर हमारे पास अवेलेबल है जिसमें अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है. तो उन अलग अलग साइजेस के और उन वेरिंग साइजेस के पार्टिकल्स में से हम क्या कर रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म साइजेस बना रहे हैं. जैसे कि एक मिक्सचर है, उसमें आपके पास कोर्सर पार्टिकल प्रेजेंट है, फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है और वेरी फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये हमें कोर्स, फाइन और वेरी फाइन पार्टिकल्स कौन से यूनिट ऑपरेशन से मिल सकते हैं, दैट इज साइज रिडक्शन. ठीक है, साइज रिडक्शन ने अपना काम कर दिया, उन्होंने हमें कोर्स, फाइन पार्टिकल और वेरी फाइन पार्टिकल अवेलेबल करके दिया. अब साइज सेपरेशन का क्या काम होता है, या साइज सेपरेशन एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जिसमें से हम कोर्सर को अलग सेपरेट कर सकते हैं, फाइन को अलग सेपरेट कर सकते हैं और वेरी फाइन पार्टिकल्स को अलग सेपरेट कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग. सीविंग स्क्रीनिंग जो होती है, उस सीविंग स्क्रीनिंग के यूज से हम क्या कर सकते हैं, इन साइजेस को, इन पार्टिकल्स को उनके अपने अपने साइजेस में सेपरेट कर सकते हैं ताकि यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज हम अचीव कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट योर साइज सेपरेशन. सो साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज, और द सिनोनिम्स और द अनदर टर्म्स फॉर साइज सेपरेशंस आर सीविंग, शिफ्टिंग, क्लासिफाइंग और स्क्रीनिंग. साइज सेपरेशन को हम सीविंग बोल सकते हैं, शिफ्टिंग बोल सकते हैं, क्लासिफाइंग या स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइज सेपरेशन. नाउ साइज रिडक्शन इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू ऑब्टेन मोनो साइज और नैरो साइज रेंज पाउडर. कि अगर हमने साइज सेपरेशन के लिए क्यों जाना, जब हमारे पास साइज रिडक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्यों जाना है, क्योंकि अकेला साइज रिडक्शन हमें सफिशेंट नंबर ऑफ मोनो साइज या नैरो साइज रेंज का पाउडर अवेलेबल करके नहीं दे सकता है. वो उसके साइज रिडक्शन के वेरिंग साइजेस के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं साइज रिडक्शन करने के बाद. इसीलिए हमें यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, नैरो साइज रेंज के अगर पाउडर अचीव करने हैं, सो वी हैव टू गो फॉर साइज separation. So therefore size reduction and size separation should be combined to obtain the powders of desired size. Say for example we have studied the various meals during the size रिडक्शन. ओके, तो उन मील्स में हमने क्या पढ़ा है कि पहले साइज रिडक्शन होता है उन मिलिंग चेम्बर्स में, और उसके बाद मिलिंग चेम्बर के बॉटम साइड में क्या प्रेजेंट होता है,
सीव्स प्रेजेंट होती है। सीव्स का क्या काम है? साइज सेपरेट करना। मतलब क्या, रिडक्शन में मीलिंग चेंबर में क्या होता है, साइज रिड्यूस होती है, और वहां पे जो मील्स में जो सीव्स प्रेजेंट है उनका क्या काम होता है, साइज सेपरेट होती है। तो अब हम इनमें इस साइज सेपरेशन में क्या पढ़ेंगे कि साइज कैसे सेपरेट होती है, डिफरेंट यूनिफॉर्म साइजेस, कोर्सर पार्टिकल अलग से, फाइन पार्टिकल अलग से हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन शुड बी कंबाइंड to obtain the powders of desired size. Size separation is a process that involves the separation of particles of desired size from the mixture of various size particles. जब हमारे पास अलग मिक्सचर प्रेजेंट होता है डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स के, उनमें से जब हम यूनिफॉर्म साइज के और डिजायर्ड साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं साइज सेपरेशन। नाउ what are the applications of size separation? To prepare the granules of desired size to ensure the good flowability. जब हम टैबलेट्स के लिए या कैप्सूल के लिए ग्रैन्यूल्स बनाते हैं तो उन मशीन में से या टैबलेट के लिए हॉपर में से फ्लो करके वो टैबलेट कॉम्प्रेशन के जगह पे स्मूथली वो पाउडर या आपके ग्रैन्यूल्स का फ्लो प्रॉपर्टी होना चाहिए। उस वजह से हमें क्या, किसकी ज़रूरत है, यूनिफॉर्म साइजेस की। तो उस वजह से यहाँ पर साइज सेपरेशन आपका 100% अप्लीकेबल होता है कि टू प्रिपेयर द ग्रैन्यूल्स ऑफ डिजायर्ड साइजेस, किस चीज़ के लिए, टू इंश्योर द गुड फ्लोएबिलिटी, टू सेपरेट द अनडिजायरेबल पार्टिकल्स। से फॉर एग्जाम्पल कि आप कौन से भी ड्रग का या एक अलग से यूनिट ऑपरेशन फॉलो करें, दैट इज मिक्सिंग, तो यूनिफॉर्म साइजेस की मिक्सिंग इफिशियंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनयूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स। सो टू सेपरेट द अनडिजायरेबल पार्टिकल्स, वहाँ पे आपका साइज सेपरेशन अप्लीकेबल होगा। टू मेजर द पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप आगे चल के माइक्रोमेरिटिक्स में या आगे चल के फार्मास्यूटिकल फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे आपको साइज सेपरेशन बाय सीविंग काम में आएगी। ओके, टू नो द इफिशियंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स, की साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स की इफिशियंसी कितनी है, वो कितने इफिशिएंट है, ये हमें डिटेक्ट करने के लिए, ये हमें पता करने के लिए साइज सेपरेशन कैन बी अप्लीकेबल फॉर दिस। टू गेट द यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म, पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म हम अचीव कर सकते हैं। मोनो साइज पार्टिकल अंडरगो द लेस सेग्रीगेशन, कोर्सर पार्टिकल से ज़्यादा मोनो साइजेस के पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उसका सेग्रीगेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस कैन बी द अप्लीकेशंस ऑफ योर साइज सेपरेशन। Now, next are the important parameter, that is the official standards for the powder. अगर आपके पास जो पाउडर प्रेजेंट है तो उस पाउडर को, जो मैं बोलती हूँ कोर्सर पाउडर, फाइन पाउडर्स, वेरी फाइन पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, तो ये किस बेसिस पे, क्या स्पेसिफिकेशंस है या क्या ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स है जिसके बेसिस पे आप पाउडर को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। ओके, सो the Indian Pharmacopoeia has laid down the standards of powders for the pharmaceutical purposes. So that's why accordingly the degree of coarseness or fineness is expressed with reference to the nominal aperture size of the sieves, okay, through which the powder is able to pass. जो हम sieves यूज करते हैं तो sieves की नहीं, क्या नॉमिनल अपर्चर साइज होती है, जो वायर्स के बीच का स्पेस होता है, वो साइज जो होती है जिसमें से वो पाउडर पास होगा, तो उसकी पासिंग पॉसिबिलिटीज से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो सीयू आइदर कौन से ग्रेड का है आपका पाउडर, जैसे कि ग्रेड्स बोले तो कोर्सर ग्रेड का है, फाइन ग्रेड का है, या क्या है। ओके, सो ये स्पेसिफिकेशन हमें कौन बताता है, हमें ये स्टैंडर्ड ऑफिशियल ग्रेड्स है फॉर द पाउडर जो कि इंडियन फार्माकोपिया में स्पेसिफाइड की या हो चुकी है। ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर द पाउडर इज द कोर्सर पाउडर। अब कोर्सर पाउडर किस पाउडर को हम बोलेंगे या कौन से पार्टिकल को हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल कोर्सर पाउडर है। ओके, सो व्हेन अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ sieve with nominal mesh aperture that is 1.70 millimeters, that is sieve number 10। जो sieve number 10 होती है उसका नॉमिनल अपर्चर साइज या नॉमिनल मेश अपर्चर साइज कितना होता है, 1.70 मिलीमीटर, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ sieve is called a coarser powder। ओके, कि क्या है कि ऐसा पाउडर, ऐसे पार्टिकल्स, जब ऐसे पार्टिकल्स कोई भी पाउडर के पास होते हैं 10 नंबर के sieve में से, तो और उसका 40% नहीं क्या पास होना चाहिए, कौन से sieve में से होना चाहिए, sieve नंबर
44 में से। तो ऐसे पाउडर को जो कि जिसका 100% पास होता है, जिसका कंप्लीट पाउडर पास होता है 10 नंबर के सीव में से और 40% पास होता है आपके 44 नंबर के सीव में से, तो वैसे पार्टिकल्स को आप बोल सकते हैं कोर्सर पाउडर। ओके, सो अ पाउडर all the particles of which pass through a sieve with nominal mass aperture that is of 10 sieve number and not more than 40% through a sieve with nominal aperture mass that is 44% is called the coarser powder और coarse powder। ऐसा पाउडर जिसके 100% पार्टिकल्स पास हो गए सीव नंबर 10 में से और जिसके 40% पार्टिकल्स पास हो गए सीव नंबर 44 में से। अगर 10 में से पूरे पास होते हैं और 44 में से आपके 40% पास होते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स को या ऐसे पाउडर को आप बोल सकते हैं कोर्स पाउडर। नाउ नेक्स्ट इज द मॉडरेटली कोर्स पाउडर। ओके, अब कोर्स पाउडर के बाद हम पढ़ेंगे मॉडरेटली कोर्स पाउडर। सो a powder of which all particles pass through the sieve number 22 and not more than 40% should pass through the sieve number 60। ठीक है, कोर्स पाउडर का क्या था कि 100% पास होने चाहिए 10 नंबर के सीव में से और नॉट मोर देन 40% पास होने चाहिए आपके 44 नंबर के सीव में से। तो वैसे पाउडर्स को या वैसे पार्टिकल्स को आप क्या बोल सकते हैं, कोर्स पाउडर। तो कोर्स पाउडर के अपोजिट अब मॉडरेटली कोर्स पाउडर बोले तो क्या होगा कि 100% आपके पार्टिकल्स 22 नंबर के सीव में से पास होने चाहिए और नॉट मोर देन 40% आपके 60 नंबर के सीव में से पास होने चाहिए। अगर ऐसा आपके पास पाउडर है जिसका 100% 22 में से पास हो रहा है और नॉट मोर देन 40% आपका 60 नंबर के सीव में से पास हो रहा है, तो वैसे पाउडर को आप क्या बोल सकते हैं, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। नाउ नेक्स्ट इज द मॉडरेटली फाइन पाउडर। ओके, तो अगेन इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से पूरे पार्टिकल्स आपके 44 नंबर के नॉमिनल मेश अपर्चर में से पास होने चाहिए और नॉट मोर देन 40% आपके 85 नंबर के सीव में से पास होने चाहिए। तो ऐसे पाउडर को आप क्या बोलेंगे, मॉडरेटली फाइन पाउडर। फाइन पाउडर, सो इन दिस केस all the particles should pass through a sieve number that is 85। so और इसका not more than 40% वाला डिफाइन नहीं किया गया है जैसे कि फाइन पाउडर में और वेरी फाइन पाउडर में। ओके, तो इसमें सिर्फ 100% पास अगर 85 नंबर के सीव में से होते हैं तो ऐसे पार्टिकल्स को आप फाइन पाउडर बोल सकते हैं। और अगर 100% पार्टिकल्स आपके 120 नंबर के सीव में से होते हैं तो आप उसको वेरी फाइन पार्टिकल या वेरी फाइन पाउडर ग्रेड का पार्टिकल ऐसे बोल सकते हैं। तो कोर्सर में क्या होता है, 10 नंबर के सीव में से 100% पार्टिकल पास हो गए और नॉट मोर देन 40% 44 नंबर के सीव में से अगर पास होते हैं तो उसे बोलेंगे आप कोर्स पाउडर। फिर मॉडरेटली कोर्स में क्या होता है कि अगर 22 नंबर के सीव में से पूरे पार्टिकल्स पास होते होंगे और 60 नंबर के सीव में से नॉट मोर देन 40% अगर पास होते होंगे तो आप उससे मॉडरेटली कोर्स पाउडर बोल सकते हैं। देन मॉडरेटली फाइन पाउडर में क्या होता है कि 100% पार्टिकल आपके 44 सीव में से पास होते होंगे और नॉट मोर देन 40% अगर 85 नंबर के सीव में से पास होते होंगे तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि वो पाउडर या वो पार्टिकल्स मॉडरेटली फाइन पाउडर के ग्रेड के हैं। ओके, देन फाइन पाउडर में क्या होते हैं, 100% आपके 85 नंबर के सीव में से पास होते हैं और वेरी फाइन पाउडर में क्या होते हैं, 100% आपके पूरे पार्टिकल्स आपके 120 नंबर के सीव में से पास होते हैं। और इन दोनों के लिए फाइन और वेरी फाइन पाउडर के लिए 40% वाला पैरामीटर डिफाइंड नहीं हुआ है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स एंड सीव नंबर एज पर इंडियन फार्माकोपिया। नाउ so these are the IP specification, that is the powders are classified into 5 grades. First one is the coarse powder, then moderately coarse powder, moderately fine powder and very fine powder. So sieves through which all particle must pass. coarse 100% पास कौन से सीव में से होनी चाहिए, 10 नंबर के, moderately coarse 22 नंबर, moderately fine 44 नंबर, fine 85 and very fine 120. Now, okay, so again
आप टेबल में देख सकते हैं क्लियर, ग्रेड ऑफ पाउडर में कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन एंड वेरी फाइन। ओके, 100% 10 में से पास होनी चाहिए, नॉट मोर देन 40% 44 में से पास होनी चाहिए। कोर्स का 100% 22 में से पास होनी चाहिए और नॉट मोर देन 40% 60 नंबर में से पास होनी चाहिए। मॉडरेटली फाइन का 44, 85 और फाइन और वेरी फाइन का 85 और 120. So this is about the grades of powder and their sieve number. Okay, now this is the grading of powders. Okay, so ये आपके लिए MCQ या एग्जाम में MCQ जो आते हैं उसके लिए ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि कोर्स में से क्या 10, 44, मॉडरेटली कोर्स में के 22, 60, फाइन मॉडरेटली फाइन 44, 85, फाइन पाउडर 85 और वेरी फाइन पाउडर 120. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन. सो नेक्स्ट की साइज सेपरेशन जो हम अचीव करते हैं वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करके हम अचीव कर सकते हैं. ओके, नाउ द मोड्स और द motion of size separation can be classified into 3 types, that is agitation, brush the sieve or brushing, and last one is the centrifugal force. Okay, now first of all the screening is a method of separating particles according to the size. Okay, so on this basis the basic technique involved in passing the particles through a series of सीव्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज. तो इसमें से क्या होता है कि यूनिफॉर्म साइज के सीव में से जिसकी साइज यूनिफॉर्म हो तो उन सीव में से हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स को पास करेंगे थ्रू द डिफरेंट मोड्स, जैसे कि एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एजिटेशन इज अगेन classified into 3 types. First one is the oscillation, then vibration, and third one is the gyration. Okay, so in this the particles drop through the openings due to the gravity. क्या होगा कि नंबर ऑफ सीव्स हम लेंगे, उस नंबर ऑफ सीव में के टॉप में से हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स को या कोर्सर पार्टिकल्स को हम ड्रॉप करेंगे ड्यू टू द or through the openings due to gravity. Okay, coarse particles can drop easily through the large openings but it is difficult to screen the fine powders. अब कोर्सर और फाइन पाउडर्स में क्या होगा कि कोर्सर पार्टिकल इजीली पास हो जाएगा लेकिन फाइन पाउडर्स में थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है. ओके, सो ड्यू टू दिस वी कैन separate the different sizes of particles on the basis of agitation, brushing and centrifugal force. So we will see it one by one. So first of all the agitations. Okay, so agitations again classified into 3 types, that is oscillation, vibration and gyration. Okay, so first of all what is oscillation? Okay, so oscillation that is move back and forth. Okay, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सीव्स को अरेंज करते हैं हम और उस नंबर ऑफ सीव्स में क्या होता है, उस सीव्स को हम क्या कर सकते हैं, मैन्युअली बैक में या फोर्थ में. बैक मूवमेंट कैसी होती है, बैक या फोर्थ. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द particles. Okay, so sieves are agitated in number of waves. So waves in this oscillation, the sieves is mounted in a frame that oscillates back and forth, that is in the reciprocal motion. इसमें क्या होता है कि हम नंबर ऑफ सीव्स को माउंट करते हैं एक फ्रेम में और एक फ्रेम में उसको माउंट करने के बाद उसको ऑसिलेट करते हैं इन द बैक एंड फोर्थ डिरेक्शन, दैट इज इन द रेसिप्रोकल मोशन. ओके, सो इट इज द सिंपल method. Okay, so here in this case the material will roll on the surface of the sieves. Okay, so this is about the oscillation. oscillation में simple number of sieves को arrange कर सकते हैं एक फ्रेम में और उन number of sieves को हम क्या motion में लाते हैं by mounting or by oscillating it in the back and forth movement, that is in the reciprocal motion. Okay, now advantages, that is it is very simple method. इसमें क्या होता है, सिर्फ सीविंग का ही, सीव्स का ही, नंबर ऑफ सीव्स का ही अरेंजमेंट होता है. देन द डिसएडवांटेज, दैट इज द मटेरियल में रोल ऑन द सरफेस. ओके, ऑफ द सीव्स, दैट इज फाइबरस मटेरियल्स टेंड टू बॉल. यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाते हैं मटेरियल इन दिस केस, सो दैट्स वाई रोल हो सकते हैं मटेरियल सीव के सरफेस पे. सो ड्यू टू विच क्या होता है कि दूसरे नंबर के सीव्स पे वो जाने के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी होती है. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑसिलेशन. ओके,
Now next is the vibration. So the mesh is vibrated at high speed often by an electrical device. So इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे नंबर ऑफ स्यूज, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्यूज हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और उस नंबर ऑफ स्यूज को हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस से अटैच करके उसको वाइब्रेशन दे सकते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन से क्या होगा कि पार्टिकल्स का सेपरेशन होगा. ओके, सो इन दिस the sieve is vibrated at high speed by means of an electric device. ओके, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस या तो फिर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली भी कर सकते हैं हम, पर ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा इफिशिएंट कौन सी मेथड रहेगी, अगर हम इसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस से वाइब्रेट करेंगे. ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ द वाइब्रेशन, दैट इज द रैपिड वाइब्रेशन इज इम्पार्टेड टू द sieve and the particles are blind the mesh. ओके, इजी है, ऑसिलेशन से ज़्यादा और फास्ट भी है. ओके, then third is the gyration. Now what happens in gyrations? In this method a system is made so that the sieve is on the rubber mounting and connected to an electric फ्लाई व्हील. ओके, इसमें क्या होता है जनरली कि सीव्स को नहीं क्या एक रबर माउंट किया जाता है, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं. ओके, तो सीव को रबर माउंट करने के बाद उन सीव्स को हम क्या करेंगे, स्पिनिंग मोशन में रिवॉल्व करेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्व्स, उसका रोटेशन उसके ज़्यादा और हाई स्पीड में होते हैं. ओके, मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन में क्या हो रहा है, हमारा बैक और फोर्थ पोजिशन में आपकी सीव मूवमेंट में आ रही है. ओके, देन सेकेंड वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, आपके सीव को इलेक्ट्रिक डिवाइस पे रख के आप वाइब्रेटिंग मोशंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है. और गायरेशन में क्या हो रहा है, ये जो डायग्राम में है कि आपका सीव एक रबर पे माउंट हो रहा है और उसको आपने क्या, उस सीव को आप क्या कर रहे हैं, हाई स्पीड में रोटेट कर रहे हैं, बोले तो स्पिनिंग मोशन दे रहे हैं. ओके, सो हियर इट विल गिव द स्पिनिंग मोशन टू द पार्टिकल्स विच विल हेल्प टू पास देम थ्रू द सीव. तो ये स्पिनिंग मोशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि आपके पार्टिकल्स को एक मोशन देगा और उस मोशन की वजह से आपके पार्टिकल्स सीव में से पास होके दूसरे सीव के सरफेसेस पे जाके माउंट हो गए. बोले तो क्या हो रहा है, आपका सेपरेशन, साइज सेपरेशन हो रहा है. ओके, सो this gives a rotation movement of the small amplitude to the sieve, which turns gives the spinning motions to the particles that helps to pass them through a sieve. तो इस spinning motion के वजह से, इस revolution के वजह से, जो high speed पे revolution हो रहा है आपके sieves का, उसके वजह से क्या हो रहा है, आपके पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं एज पर देयर साइजेस. की कोर्सर ऊपर वाले सीव पे कोर्सर रहेगी, फिर उसमें से पास कौन होगा, मॉडरेटली कोर्स जो रहेगी उस पर से पास कौन होगा, मॉडरेटली फाइन वाले, बाद में फाइन वाले, और सबसे नीचे कौन मिलेगी आपको, वेरी फाइन वाले पार्टिकल. सो दिस इज द अबाउट द एजिटेशन मैकेनिज्म इन द सीव्स. ओके, कि जो आपके साइज सेपरेशन में सीविंग होती है या साइज सेपरेशन का मोशन होता है, उसमें एजिटेशन था, एजिटेशन में ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, एंड लास्ट वन इज द गायरेशन. ऑसिलेशन में बैक फोर्स मूवमेंट में होता है, देन वाइब्रेशन में इलेक्ट्रिक डिवाइस पे आप वाइब्रेट कर सकते हैं या मैकेनिकली भी कर सकते हैं, और गायरेशन में स्पिनिंग मूवमेंट आता है जिसकी वजह से आपकी साइज सेपरेशन होती है. नाउ नेक्स्ट इज द ब्रशिंग मेथड. ओके, जनरली बहुत सिंपल है कि जब आप साइज सेपरेशन कौन से भी इक्विपमेंट को यूज़ करके करते हैं, तो आइडियली उस सीव के सरफेस पे एक ब्रश प्रेजेंट होता है जो नहीं क्या ब्रशिंग करता है, जिसके वजह से आप ब्रशिंग कर रहे हैं, बोले तो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसके वजह से आपके पार्टिकल ईजिली वो सीव में से क्या हो गए, पास हो गए. सो दैट इज नथिंग बट योर ब्रशिंग. ओके, सो जनरली in this case a brush is used to move the particles on the surface of the sieves and to keep the mesh clear. इसमें क्या हो रहा है कि आपके सीव को क्लियर करने के हिसाब से एक ब्रश होता है जो प्रेजेंट होता है उस इक्विपमेंट में, और वो ब्रश क्या करेगा, खुद को रोटेट करेगा उस स्क्रीन के सरफेस पे. तो उस वजह से क्या हो रहा है, आपकी सरफेस, स्क्रीन की सरफेस क्लियर हो रही है. तो क्लियर हो रही है मतलब क्या, पार्टिकल्स आपके उस स्क्रीन में से पास हो रहे हैं, मतलब साइज सेपरेट हो रही है. ओके, अ सिंगल ब्रश अक्रॉस द डायमीटर ऑफ एन ऑर्डिनरी सर्क्यूलर सीव्स रोटेटिंग अबाउट द मिड पॉइंट इज इफेक्टिव. इसका सर्क्यूलर सीव पे क्या हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है. ओके, सो इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन अ हॉरिजॉन्टल cylindrical sieve is employed with a spiral brush rotating on its longitudinal axis of the sieves. कि खुद के सीव के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे वो रोटेट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा, जिसके वजह से क्या होता है, आपका साइज
सेपरेट होता है. ओके, सो जनरली द ब्रशिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द साइज सेपरेशन ऑफ ग्रीसी और द स्टिकी पाउडर सच एज द वैक्सेस एंड द सोप्स. ओके, तो अब जब एजिटेशन प्रेजेंट है तो ब्रशिंग का क्या इस्तेमाल होगा कि जनरली जो ग्रीसी मटेरियल है, जो स्टिकी मटेरियल है, वैक्सेस, सोप्स, तो इनका साइज सेपरेट करने के लिए हम ये ब्रशिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं फॉर देयर साइज सेपरेशन. Now next is the centrifugal force. Okay, so generally in this method a high speed rotor is fixed inside. Okay, so again the name itself indicates कि centrifugal force के वजह से अगर आपने centrifugation किया है तो इसमें क्या होगा कि जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया और जो लाइटर पार्टिकल है वो टॉप पे रहेंगे. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है. कोर्सर पार्टिकल बॉटम में जाके सेटल हो रहे हैं और आपके जो लाइटर पार्टिकल है, वेरी फाइन पार्टिकल है, वो टॉप पे रहेंगे. मतलब हो गया साइज सेपरेट. तो किस वजह से हो रहा है वो साइज सेपरेट? on the basis of the centrifugal force. Okay, so a high speed rotor is fixed inside a vertical cylindrical sieve so that on rotation the particles are thrown outwards by a centrifugal force. अब इस centrifugal forces के वजह से जो रोटर बीच में सेटल किया है, ओके, जो पाइप के बीच में रोटर सेटल किया या वर्टिकल सिलेंडर बोल सकते हैं आप उसको, तो उस रोटर के वजह से क्या हो रहा है, हाई स्पीड आ रहा है, मोशन आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, तो उस वजह से जो पार्टिकल्स है वो आउटवर्ड थ्रो किए जाएंगे. ठीक है, अब कौन से पार्टिकल आउटवर्ड थ्रो हो गए? लाइटर पार्टिकल्स, क्योंकि डेंसर पार्टिकल क्या हो गए उस सिलेंडर में, बॉटम में क्या हो गया, उसका डेंस उनके वेट के वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल है वो उनको वो बाहर फेंक देगा. तो बाहर कौन से पार्टिकल्स आ रहे हैं? आपके फाइन्स, जो कि बाहर से सेपरेट हो जाएंगे, और आपके सिलेंडर में कौन प्रेजेंट रहेंगे? ज़्यादा हेवियर पार्टिकल या कोर्सर पार्टिकल. सो लाइक दिस द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड इन केस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सो use a vertical cylindrical sieve with high speed rotor inside the cylinder so that the particles are thrown outwards by the centrifugal force. Okay, so the current of air created by the movement helps the sieving. यहाँ पे sieving या separation के लिए कौन responsible है? That is the current of air. Okay, specially it is useful for very fine powders. जब very fine powders की ज़रूरत होती है तो हम क्या कर सकते हैं? centrifugal method से आपके size separate कर सकते हैं. Okay, now next are the sieves. So कौन से टाइप्स के सीव्स हो सकते हैं, हम किस तरह के सीव्स यूज करते हैं इन केस ऑफ द, क्योंकि इसमें साइज सेपरेशन में इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है सीव्स, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ और बाय यूजिंग द नंबर ऑफ सीव्स. ओके, सो सीव्स आर जनरली द सिंपलेस्ट एंड सीविंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड इन केस ऑफ द साइज separation. Okay, so sieves for pharmacopoeial testing are constructed from the wire cloth with the square meshes woven from wires of brass, bronze, stainless steel or any other suitable material. Say for example MCQ में आपको क्वेश्चन पूछा गया कि from which materials the sieves are made up of. Okay, so brass, bronze, stainless steel or any other suitable material. Okay, और टाइप कैसे हो सकता है? Either it is constructed by the wire cloth with the square meshes. Okay, so the wire should be of uniform circular cross section and should be coated or plated. Coated plated क्यों? क्योंकि लीच नहीं होना चाहिए पार्टिकल. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्रॉन्ज या ब्रास से है तो क्या कर सकते हैं? ब्रॉन्ज क्या हो सकता है? खुद के पार्टिकल्स ट्रेसेस लीच कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मटेरियल है जिसका हमें साइज सेपरेशन करना है वो इम्प्योर हो सकता है और कंटेमिनेशन हो सकता है उसका. ड्यू टू दिस इट शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड. प्लेटिंग और कोटिंग उस पर नहीं होनी चाहिए. ओके, सो देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन बिटवीन द मटेरियल ऑफ द सीव एंड द substances which being sifted from it. उसमें से जो सेपरेट मटेरियल्स हो गए उसके साथ आपके सीव का मटेरियल जिससे कि वो बना है उसके मटेरियल का और हमारे मटेरियल का जिसको हमें सेपरेट करना है, उन दोनों में कोई कंटेमिनेशन, कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट आर द standards of the sieves which are used for the pharmacopoeial testing. Okay, जो हम बोल रहे हैं जैसे कि नंबर ऑफ sieves, नॉमिनल मेश अपर्चर साइज, तो इसका मीनिंग क्या है? ओके, नाउ वी विल सी इट वन बाय वन. सो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ sieves. ओके, सो sieve number indicates
the number of meshes per linear length of 2.54 centimeter in each transverse direction parallel to the wire. Suppose कि आपने एक सीव पकड़ी है और उस सीव में अगर आपने 2.54 सेंटीमीटर काउंट किया है तो उसमें आपके कितने सीव नंबर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मेशेस प्रेजेंट है, तो वो होगा आपका सीव नंबर. ओके, से फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी सीव नंबर है 10, ठीक है, तो आपने अगर आपके हाथ में 10 नंबर की सीव पकड़ी है तो वो 10 नंबर क्या इंडिकेट करेगा आपका कि the number of meshes in a length of 2.54 centimeter in each transfer direction parallel to the wires. कि 2.54 सेंटीमीटर अगर आपने काउंट किया तो उसमें कितने नंबर ऑफ पोर्स या कितने नंबर ऑफ मेशेस प्रेजेंट है, 10, तो हो गया उसका 10, उसका हो गया सीव नंबर. सो दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द सीव. देन नेक्स्ट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द अपर्चर. दैट इज nominal size of the aperture indicates the distance between the wires. okay, तो नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर में क्या बता रहे हैं वो आपको कि उनके वायर्स में क्या डिस्टेंस है. ओके, से फॉर एग्जांपल इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर अपर्चर की उसका लेंथ कितना है. ओके, सो द आईपी हैज गिवन द नॉमिनल मेश अपर्चर साइज फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सीव्स इन mm और इन द सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द नॉमिनल साइज अपर्चर. क्या होता है नॉमिनल साइज अपर्चर की डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स. ओके, देन नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, दैट इज वायर मेश सीव्स आर मेड अप फ्रॉम द वायर having specified diameter in order to give a suitable aperture size and sufficient strength to avoid the distortion of the sieves. So that is nothing but the जो wire mesh से बनी है sieves, so उसका नॉमिनल स्पेसिफाइड डायमीटर होता है. सो जनरली इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ सीव, दैट इज जो 10 नंबर की सीव है, 44 नंबर की सीव है वो, और नेक्स्ट क्या है आपका नॉमिनल साइज अपर्चर जिसमें क्या होता है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर सीव्स. ओके, सो द वायर शुड बी यूनिफॉर्म, सर्क्युलर एंड क्रॉस सेक्शनड. द मटेरियल शुड नॉट सुटेबल स्ट्रेंथ टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन. ओके, सो मटेरियल का सुटेबल स्ट्रेंथ होना चाहिए जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए उसका. बी रेजिस्टेंट टू द करोजन बाय एनी सब्सटेंसेस दैट मे बी सिफ्टेड. करोजन से रेजिस्टेंट होना चाहिए, उनके वजह से या उनका सीव्स के मटेरियल के वजह से दूसरे सब्सटेंसेस को करोजन नहीं होना चाहिए. ओके, सो दिस material should be used. okay, so the sieves can be made up from metals such as iron wire. ओके, एडवांटेज क्या है उसका, इट इज चीप, एंड डिसएडवांटेज क्या है, रस्टिंग है या कंटेमिनेशन हो सकता है. ओके, नेक्स्ट आर द कोटेड आयन. सो कोटेड आयन इंक्रीजेस द, एडवांटेज क्या है उसका, इंक्रीजेस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट करोजन. जो सिंपल आयन वायर है जिससे क्या होता है कंटेमिनेशन टू द substances. So to overcome this contamination we can use the coated iron. okay, and that's why the strength is also increased. okay, disadvantage, coating after manufacture lead to some variation in the mesh size. okay, जो mesh size होती है वो हम plain iron वायर के हिसाब से काउंट करते हैं. ओके, लेकिन उस पर कोटिंग आ रही है बोले तो क्या हो रहा है, उसका मेश का या वायर्स का शेप साइज में चेंजेस आ रहे हैं. सो उस वजह से क्या होता है आपका मेश साइज भी चेंज हो सकता है. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द कोटेड आयन. नाउ कॉपर. सो इफ द sieve is made up of copper then advantages are, that is avoid the risk of iron contamination, and disadvantage, that is as a soft material meshes can be distorted easily. okay, so that is the disadvantage of the copper sieve. Then copper alloys such as brass or phosphor bronze, that is advantages are it will resemble the copper in possessing the good resistance to the corrosion. corrosion को overcome कर सकते हैं हम. okay, जो कि copper में हो रहा है. then again the strength is greater so that less risk of meshes distortion. ये मतलब जो कॉपर से, अगर सीव कॉपर से बनी है, जो हमारा दो ड्रॉबैक्स हो रहा है उसका कि क्या डिस्टॉर्शन हो सकता है और कंटेमिनेशन हो सकता है, तो उन दोनों को ओवरकम कौन कर सकता है, जो ब्रास और फॉस्फर ब्रॉन्ज से बनी हुई सीव. ओके,
नाउ नेक्स्ट इज द स्टेनलेस स्टील. ओके, सो स्टेनलेस स्टील का एडवांटेजेस क्या है कि इट विल शो द गुड रेजिस्टेंस टू करोजन, एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड मोर सुटेबल फॉर द फार्मास्यूटिकल पर्पजेस. तो जनरली इन केस ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज द CUs which are made up from the stainless steel are widely used. Okay, now disadvantage are the it is more expensive. Okay, so next CUs are the non-metal CUs. So this was for the metal CUs जैसे कि क्या iron, then copper alloys etc. Okay, then non-metals used when all risk of metallic contamination be avoided. जब हमें metallic contamination से खुद के material को बचाना है तो at that time we can go for the non-metal CUs. Okay, used for CUs with fine meshes since non-metal fibers are stronger than a metal wire of similar thickness. Okay, so generally fine meshes के लिए ज़्यादातर के non-metal CUs use होते हैं. Then advantages क्या है उसका, have more strength and resistance to corrosion, can be extruded in all diameters, so enabling a wide variety of CUs to be made. Okay, generally as compared to metal CUs इसमें क्या होता है कि wide variety of CUs हम बना सकते हैं क्योंकि generally all diameters के CUs हम available कर सकते हैं. ओके, सो जनरली नॉन मेटल में कौन से मटेरियल यूज होते हैं, दैट इज मटेरियल्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन सच एज हेयर एंड silk are used, but synthetic fibers such as nylon and the terling are more suitable for this non-metal CUs. Okay, so this is all about today's lecture. That is, today we have seen what are the techniques used in size separation, that is mechanism of size separation, basic introduction of size separation, what are the applications of size separation. We have studied about the grades of powders and about the CUs. Okay, so the remaining part we will see in the next chapter. Thank you.